दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए वो जो पिछले 3 दिनों की लगातार प्रेशर था वो आज ईज आउट होकर तेजी के अंदर मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। करीब करीब 85 अंकों की बढ़त इंडेक्स फ्रंट पर निफ्टी में आज देखने को मिली। निफ्टी बैंक में भी आज लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक था। एक समय में इनफैक्ट 200, 250, 300 अंकों के आसपास तक की रिकवरी वहाँ पे आस्ता दिखाई पड़ रही थी। और जो रिकवरी थी वो आज आपको फर्स्ट फेज में मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर दिखाई पड़ेगी। मिड कैप में बढ़िया रिकवरी, स्मॉल कैप आज अच्छी तेजी के साथ इनफैक्ट डे हाई के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर खरीदारी थी, लेकिन आज का जो पूरा दारोमदार बाजार की तेजी का वो दो ही सेक्टर में था। एक था एफएमसीजी और दूसरा था बैंक्स। एफएमसीजी जिसमें आईटीसी फ्राइडे से ही तेजी दिखा रहा है, लेकिन उसके अलावा एचयूएल जोरदार तेजी में, ब्रिटानिया जोरदार तेजी में, मैरिको, इमामी, किसी भी एफएमसीजी कंपनी को उठा के देख ली, सब में एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। ऑब्वियसली बात है, जो इनपुट कॉस्ट के प्रोडक्ट ईज आउट हुए हैं। पाम ऑयल की कीमतें गिर गई 40% के आसपास बीते 5 दिनों में। वीट के प्राइसेस टूट गए, शुगर के प्राइसेस टूट गए, तो इनके इनपुट कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा और उसको बाजार ने तेज़ी का एक ट्रिगर दे दिया, जिसके आधार पर बाजार ये शेयर तमाम दिन के ऊपरी स्तरों पर, सेक्टर पूरा दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। दूसरी तरफ जो नंबर्स आए, ख़ास तौर से तमाम बैंकों ने अपने Q1 के नंबर्स दिए और उन Q1 नंबर्स के बाद पूरे सेक्टर के अंदर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। IDFC फर्स्ट, इंडसइंड बैंक, CSB बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, इन पांचों बैंकों की तरफ से जो उनके Q1 के अपडेट आते हुए दिखाई पड़े, उससे मार्केट ने थोड़ा हद तक इंटरेस्ट दिखाया, जिसके आधार पर बाजारों में तेज़ी देखने को मिली। और मेजरली CSB की एडवांस ग्रोथ करीब 16%, इंडसइंड की 19%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की करीब करीब 42%, फेडरल बैंक की भी करीब करीब 17%, IDFC फर्स्ट की करीब करीब 2%। तो इन सबकी ग्रोथ के नंबर जो थे वो ठीक ठाक थे, इसलिए बाजार ने इनको भी थम्स अप दिया। अच्छा, HDFC को छोड़ के, HDFC को इसलिए इतना रिएक्शन नहीं आता दिखाई पड़ा। सबसे बेहतरीन इंडसइंड बैंक के रहे। डी मार्ट के नंबर्स आए, मंथ टू मंथ बेसिस पे भी बेटर साइड पर थे, YOY बेसिस पे भी बेटर साइड पे थे। मार्केट ने वहाँ पर भी थम्स अप दिया और उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को लगा कि डी मार्ट भी 3-3.5% के आसपास की तेज़ी के साथ शुरुआती कारोबार में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, आज प्रेशर था IT में, जिसमें TCS, क्योंकि नंबर्स हैं 8 तारीखों से ठीक पहले यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग थी, और TCS के साथ साथ बाकी मिड कैप IT में भी, चाहे बिरला सॉफ्ट हो, परसिस्टेंट हो, यहाँ पर कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग थी। मेटल के अंदर आज प्रेशर बना हुआ था। मेटल इंडेक्स पूरा ही दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। स्टील प्राइसेस के टूटने का इम्पैक्ट या इंटरनेशनल क्यूज़ का इम्पैक्ट वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसका भी एक इम्पैक्ट रहा। और पूरा मेटल इंडेक्स 2-2.5% के फॉल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज़, अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ कामकाज कर रही है। जोमेटो साल के लोज़ के आसपास है, स्पाइस जेट साल के लोज़ के आसपास है। इंडिगो के शेयर में 2-2.5% का फॉल रहा, क्योंकि वो 50% कैपेसिटीज़ में कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स बने और ट्रिगर्स के आधार पर मार्केट के अंदर आज एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल मेरे पास आया है उसमें है व्यू ऑन डी मार्ट कंपेरिजन विद रिलायंस एंड इन फ्यूचर फॉर लॉन्ग टर्म। दीक्षित साहब, देखिए, रिलायंस इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट, पहली चीज़। रिटेल, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम मेजर है सबका, और डी मार्ट अकेला रिटेल में। तो अगर खाली रिलायंस रिटेल और रिलायंस डी मार्ट को देखेंगे तो अलग ही कंपैरिजन, अभी लिस्टेड नहीं है दोनों, तो इसलिए कंपैरिजन है नहीं दोनों का ऑब्वियसली। तो सो फार अगर आप रिटेल स्टोरी को प्ले करना चाहते हो तो डी मार्ट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर लिस्टेड स्पेस में। रिलायंस के अंदर वो कारोबार है, इसलिए भी उसकी एग्जैक्ट इवैल्यूएशन आप अलग से नहीं गिन सकते। क्या वैल्यूएशन पे आएगा, डीमर्ज हो, क्या एंटिटी बनता है, कैसी इसकी रूपरेखा बनेगी, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सो फार आपके पास डी मार्ट ही है इकलौती चॉइस, वरना एक्सपेंसर रिटेल है, छोटी कंपनी। तो इन दोनों को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी इसका कोई क्लियर कट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के नंबर्स पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो ऑब्वियसली साइज़ वाइज तो रिलायंस कहीं ज़्यादा बड़ा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, SSSG ग्रोथ वाइज, प्रोडक्ट लाइन वाइज, एक्सपेंशन वाइज, ई कॉमर्स मार्केट वाइज, तो वो भी कहना कुछ भी मुश्किल है। तो बेटर ये कि जब तक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ना हो जाए, आप मत रखिए इन दोनों को सामने। लेकिन सो फार आपके पास डी मार्ट ही इकलौता बड़ा प्लेयर बचा है। ओके, HCL टेक, महिंद्रा, KPIT लॉन्ग टर्म के लिए अल्पेश साहब बेटर यही है ना कि नंबर्स को एक बार देख लीजिए,
एक क्वार्टर के नंबर शुरू होने वाले हैं जिसमें KPIT, HCL टेक और टेक महिंद्रा के नंबर तो पहले ही लॉट में आ जाएंगे, तो उनको देखने के बाद रिव्यू कर लिए ज़्यादा बेटर नहीं है। वैसे अगर कहा जाए तो ये तीनों की वैल्यू साउंड साइड पर है। KPIT की थोड़ी महंगी है, लेकिन बाकी दोनों टेक महिंद्रा और HCL टेक की इतनी महंगी नहीं है। और IT ऑलरेडी हायर लेवल से करीब 25% से 27% टूट चुका है सेक्टर वाइज। स्टॉक वाइज यहाँ पे 40 से 45% तक के करेक्शन भी हायर लेवल से देखे जा चुके हैं। तो इतनी करेक्शन के बाद सिचुएशन में बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है। इस तरह ही क्वालिटी कंपनी में, क्वालिटी ऑब्वियसली बात है HCL और टेक महिंद्रा में तो क्वालिटी रहेगी, टॉप 5 में अंदर आते हैं वो, लेकिन प्राइस को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे इस नंबर के बाद या 1-2 नंबर्स के बाद, तो डिमांड भी आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्गर टर्म होराइजन से सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एक लीडर और एक मझौली कंपनी को लेके आप कभी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लीडर में ऑब्वियसली बात है 5 आते हैं या TCS आता है, और मझौली में फिर बिरला सॉफ्ट और हैप्पीएस्ट माइंड और KPIT, परसिस्टेंट, इस तरह की कंपनियों को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आप ब्लेंड बना सकते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ओके, HDFC बैंक के केस में अमित साहब आज नंबर्स तो थोड़े कमज़ोर थे, खासतौर से कासा का नंबर 42% आया 46 से गिरकर, तो वो थोड़ा सा वीक साइड में मार्केट ज़रूर कंसीडर कर रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो वीकेंड पे आया था कि इनके मर्जर को एक्सचेंजेस की तरफ से अप्रूवल आ चुका है। तो अभी तो एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के अंडर में ही है, तो थोड़ा सा तो समय ऐसे ही निकालेंगे ये 6 महीना साल भर, जब तक इनके पूरा डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाता मर्जर का। जैसे ही वो क्लियर होगा, वापस स्टेबल बिजनेस पे आएंगे, तब नई रूपरेखा बनेगी, उसके हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन सो फार तो अभी इसी मर्जर के बीच में ही उलझे रहेंगे। थोड़ी सी एक रेंज, अपर बड़ी रेंज कह लें या मिडिल रेंज कह लें, उसी रेंज के बीच में ये कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। नायका के केस में बहुत सीधी सी बात है विकास साहब, प्रॉफिट फॉलोज़ भाव को, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट है नहीं इतना जो फॉलो करे भाव को, तो इसीलिए बहुत ही ओवर प्राइस साइड पर है। आप उसको ध्यान रखकर ही कॉल लीजिएगा। इसमें कोई भी, पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, 1 करोड़ प्रॉफिट था, वो 2 क्या 16 करोड़ या 20 करोड़ या 25 करोड़ भी होता तो भी उससे वैल्यूएशन मैच नहीं कर रहे थे, और वही आज भी हो रहा है। तो जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, वैल्यूएशन मैच नहीं होंगे, तो एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने दीजिए और भाव को नीचे आने दीजिए। एक लेवल पे आके कहीं एडजस्ट हो जाएंगे 6-8 महीने या 6-8 क्वार्टर में, तब आप सिचुएशन को ज़्यादा बेटर इवैल्यूएट कर पाएंगे। लेकिन अभी कुछ मत करिए इस तरह की कंपनियों में जो नई लिस्टेड है, क्योंकि उनकी सिचुएशन आपको भी पता नहीं है कुछ भी। बीट LIC। अच्छा, शिवम साहब का भी यही सवाल था कि LIC 904 कब आएगा। सर ये तो ऊपर वाले जाने कब आएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि LIC की इक्विटी साइज़ को देखते हुए, फ्लोट को देखते हुए, प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली बड़ी है ही इसकी, लेकिन सरकारी होने के साथ साथ तो ये ज़रूर है कि शायद जल्दी ना आए, क्योंकि इतनी बड़ी फ्लोट में शेयर का चलना थोड़ा आसान नहीं होता। और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ PSU है। आपने PSU में ONGC का एग्जाम्पल हाल में देख ही लिया होगा। क्रूड की तेज़ी थी, बहुत ज़ोरदार रियलाइजेशन थे, $50-57 से $72, $72 से $90 जाने की बातचीत थी रियलाइजेशन, लेकिन सडनली एक टैक्स आ गया एडिशनल प्रॉफिट के ऊपर, यानी विंड फॉल गेन जो कंपनियां कभी कभी अर्न करती हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। और ये टैक्स तब आया जब ONGC में ऊपर 5% का OFS आ चुका था, तो ऊपर के लेवल पे OFS और उसके बाद टैक्स, उसके बाद शेयर का नीचे आना। तो इस तरह की सिचुएशन आमतौर पे आती ही रहेंगी सरकारी कंपनियों में, क्योंकि गवर्नमेंट को हमेशा अपना स्टेक सेल करना होता है प्रीमियम प्राइसेस पर, वो करेंगी, उनकी कंपनी है। तो आप उस हिसाब से सोच के चलिएगा। PSU कंपनी में हमेशा तेज़ी कैप्ड होती है, और वो तेज़ी कितनी कैप है, कहाँ तक जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन LIC के केस में भी इतना बड़े फ्लोट के साथ ये कंपनी ऑलरेडी आई है। 677 करोड़ शेयरों की इक्विटी है, जो 1972 में रिलायंस लिस्ट हुई थी, उसके बाद अब जाके उसकी हुई है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि रिलायंस की इतनी बड़ी इक्विटी इतने सालों में, और LIC की लिस्टिंग पे इतनी बड़ी इक्विटी है, और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों की मैच कर लीजिए, तो अंदाज़ा लग ही जाए कितना महंगा क्या है। ओके, प्लीज़ सजेस्ट 2-3 स्टॉक्स प्राइस अंडर 500। या अंडर 500 क्या केवीएट है सर? अंडर 500 को मतलब कुछ होने वाला उसके अंदर? सर अंडर 500 तो मेरे को याद नहीं रहेंगे ऐसे, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको कोई भी बढ़िया कंपनी अगर इस तरह के दाम के नीचे मिलने लग जाए तो आप एक बार उसमें एंटर कर सकते हैं। एक बड़ी सूची बना कर रख लीजिए, वो बड़ी सूची जब जब करेक्ट होगी तो ऐसे दामों पर आएगी ही, हर सेक्टर का लीडर उठाएगा। अब वो लीडर इसीलिए तभी इतना महंगा है, अगर लीडर नहीं होता तो महंगा क्यों होता, और अगर ये सस्ता है तो क्यों सस्ता। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि मदरसन सुमी 150 रुपया है तो 150 रुपया दाम है उसका। आप मदरसन सुमी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें करीब करीब 9 बोनस हैं और 2 स्प्लिट हैं, जिसका मतलब ये है कि मदरसन सुमी के 1000 शेयर कहीं आज 3.5 लाख शेयर बन चुके हैं।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब से वो लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक। लाइक वाइज विप्रो, लाइक वाइज इन्फोसिस, इनकी इतनी इक्विटीज डाइल्यूट हो चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि नंबर ऑफ शेयर इतने बड़े हो गए। तो आप जो भाव देख रहे हैं 150 रुपये भाव नहीं है, वापस एडजस्ट करेंगे तो एमआरएफ से भी ज़्यादा बड़ा दाम हो जाएगा। एमआरएफ ने कभी स्प्लिट बोनस नहीं दिया, एक बार ही दिया था 1972 में, इसलिए वो इतना बड़ा दाम है। 40 लाख इक्विटी उसकी और मदरसन सुमी की कहीं करोड़ों में। तो इस एडजस्टमेंट को भी ध्यान रखिए, इसीलिए वो 150 रुपये दिख रहा है और बॉश 28,000 दिख रहा है या एमआरएफ 70,000 रुपये दिख रहा है। उनकी वजह ये कि उनमें स्प्लिट बोनस नहीं आए, इनमें आए हैं और बहुत ज़्यादा आए हैं, जिसकी वजह से इतनी इक्विटी छोटी हो चुकी है। तो 500 रुपये का क्राइटेरिया मत रखिए, वो राइट क्राइटेरिया कोई सही क्राइटेरिया नहीं है। आप बढ़िया क्वालिटी में लेके बैठिए, भले वो 500 या 5,000 वो मैटर नहीं रखता। मदरसन भी आ ही गया था। सूरज साहब आपको जवाब मिल ही गया होगा मदरसन के ऊपर। 230 रुपये पर भी सर ये मतलब आप मैंने रिसेंटली ट्वीट किया था, आप पढ़ देख सकते हैं वहाँ पर कि मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ तो शायद 8 से 9 बोनस और 2 स्प्लिट और 1 डीमर्जर, इतनी हिस्ट्री है मदरसन सुमी की लिस्टिंग से लेके अब तक। कोई भी कंपनी कितना ही प्रॉफिट कमाएगी, इस तरह की इक्विटी डाइल्यूशन के बाद उसका प्रॉफिट घटा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि 100 रुपया प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा तो 50-50 मिलेगा, लेकिन 100 रुपये का प्रॉफिट 200 लोगों में बटेगा तो आपको 50 पैसा मिलेगा। तो इस तरह की इक्विटी डाइल्यूट हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पी कितना बढ़ता चला जाएगा। और उसमें से एक डीमर्जर भी है, यानी कि एक कारोबार अलग होकर चला गया है और दूसरा कारोबार इनके पास है। तो इसीलिए इतनी बड़ी डाइल्यूशन के बाद अब यहाँ से उस तरह की तेज़ी की उम्मीद रखना ठीक नहीं रहेगा। तो आप एटलीस्ट पढ़ लें उसके बारे में, फिर उसमें कोई भी निवेश करें। अच्छा जी, हिंडाल्को और वेदांता फॉर लॉन्ग टर्म। सर डिपेंड करता है, अगर आप डिविडेंड प्ले लेना चाहते हैं तो वेदांता ज़्यादा बेटर डील है, और अगर आप मेटल की स्टोरी में प्ले करना चाह रहे हैं एल्यूमिनियम की, तो हिंडाल्को ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। ग्लोबल प्लेयर में हिंडाल्को ज़्यादा बड़ा प्लेयर है और डिविडेंड स्टोरी में वेदांता ज़्यादा बड़ी डिविडेंड स्टोरी है। अच्छा, क्योंकि हिंडाल्को बड़ा केपेक्स अनाउंस कर चुका है करीब 65,000 करोड़ रुपए का, तो जब तक वो केपेक्स पूरा नहीं होगा तब तक शायद एक रेंज बाउंड्री ट्रेड रहे, क्योंकि वो केपेक्स में जितना टाइम तक वो कैपिटल एक्सपेंशन चलेगा उतने टाइम तक कंपनी का डिविडेंड, नए एक्विजिशन, इन सब पे फोकस शायद ना रहे। लेकिन वेदांता के केस में आपको हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड मिलेगा जिसकी ये पेरेंट है, प्लस क्रूड की तेज़ी का गेन मिलेगा वो भी, लेकिन वो विंडफॉल टैक्स वाला पार्ट इनके लिए भी थोड़ा नेगेटिव है। तो ये 2-3 ट्रिगर हैं, इनको आप आधार मानकर अपने हिसाब से कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, दीक्षित साहब, एयरटेल पे डेट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये आज से नहीं है, बहुत सालों से। इसीलिए एयरटेल आज से नहीं, बहुत सालों से नहीं चलता है। वो 700-750 तक का मैक्सिमम तेज़ी दिखा चुका है, उसके बाद वापस नीचे आता है। हैविंग सेड दैट, एक स्टेबल पोर्टफोलियो में अगर कोई आप शेयर ढूंढ रहे हैं तो ये हो सकता है, लेकिन एग्रेसिव सो फार तो उसको नहीं देखा है इतने सालों में। एयरटेल और हीरो मोटो, अब 2 ऐसे नाम है, अंबुजा ये तीसरा नाम है जो कि बहुत एग्रेसिव नहीं है लेकिन स्टेबल है। तो बहुत कुछ खोने के लिए नहीं, बहुत कुछ पाने के लिए नहीं, धीरे धीरे चलने वाले, और बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा चलेंगे नहीं। तो उस हिसाब से आप इनमें कॉल ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इन पर डेट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आप खुद ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझिएगा कि भारतीय एयरटेल के प्रमोटर ने सीजी पावर में पैसा डाला था 8 रुपये के दाम पर, और वो 200 रुपये तक होल्ड कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरह के इक्विटी उन्होंने ही दूसरी कंपनी में डाल दिया खुद की कंपनी की बजाय। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे रिएक्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कौशिक साहब ये सच में ही एक मतलब पेन है। मैंने किसी एक बाज़ार के जानकार से पूछा था तो उन्होंने कहा था इंडिया बुल्स ग्रुप ही ख़राब है, चाहे वो हाउसिंग हो या रियल एस्टेट हो। लेकिन नंबर से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। डिस्पाइट दोनों कंपनियों में बड़े एक्विजिशंस हो चुके हैं, मैनेजमेंट फेरबदल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयरों में चाल नहीं आ रही है, विच इज़ अ कंसर्न। रही बात टूटने की, तो ऑलरेडी इतना टूट चुका है, अब इन लेवल्स पे यहाँ से स्टेबल ही दिख रहा है सो फार। तो ये इतना ज़्यादा तो बिग 42 में ऑलरेडी आ चुकी है। हैविंग सेड दैट, एक बार एक क्वार्टर के नंबर और देख लीजिए, उस क्वार्टर के नंबर में अगर कुछ भी रिवाइवल आता तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर तो आपको तेज़ी में निकलना ही पड़ेगा, वही इकलौती चॉइस बचेगी। लेकिन कब तक वो, तब तक एक क्वार्टर के नंबर या 2 क्वार्टर के नंबर में सिचुएशन कुछ हद तक क्लियर हो जाएगी कि रहने लायक है कि नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये ग्रुप ही थोड़ा टेंटेड दिख रहा है। इस ग्रुप में हमेशा से ही प्रॉब्लम चली आ रही है, डिस्पाइट मैनेजमेंट चेंज की। बहुत लोग बुलिश थे इस पर, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रुप नहीं सुधर के दिया। विनोद सर, जुबिलेंट फूड ठीक कंपनी है, इस दाम पर भी सही है, कोई खास बड़ा फ्लॉ भी नहीं है। और जो आज वो पाम ऑयल की कीमतें गिरना, वीट की कीमतें गिरना, वो इनके लिए अच्छा ट्रिगर भी है। कीमतें बढ़ा भी दी और इनपुट कॉस्ट से प्रोडक्ट भी नीचे आ गया, तो मार्जिन सपोर्ट कर देगा। तो ये क्वार्टर के नंबर में थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहेगा, लेकिन बाजार कुछ हद तक डिस्काउंट कर चुका है उसको, तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। स्लोली आप देख सकते हैं, बट आपका टाइम फ्रेम लंबा होगा कि इसमें एक बड़ी तेज़ी के बाद स्प्लिट हुआ है और फिर हायर लेवल से बहुत करेक्ट हुआ है।
तो इसीलिए थोड़ा टाइम दिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी भी इसकी इक्विटी बहुत बड़ी नहीं है, 70-72 करोड़ ही शेयर हैं, जो कि बड़े FMCG कंपनियों के सामने बहुत छोटे हैं। तो एटलीस्ट आप अभी तो बने ही रह सकते हैं या नीचे और ऐड कर सकते हैं, लेकिन टाइम आपको यहाँ पर थोड़ा देना पड़ सकता है। चलिए फ़िलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूँगा। बहुत सारे लोगों से माफ़ी जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। मार्केट में थोड़ा स्टेबल साइन है, लेकिन पता नहीं, दो तरफा के व्यू आ रहे हैं, कुछ लोग तेज़ी बोल रहे हैं, कुछ लोग मंदी बोल रहे हैं। तो अभी तो एटलीस्ट वेट एंड वॉच ही रखिए, ज़्यादा बेटर है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। कल मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।